है गाइस, आज की वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स की एनिमे सीरीज वन पीस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो एक समुद्री लुटेरों की सीरीज है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। सीरीज फिक्शन, एनिमे और समुद्री लुटेरों की है, तो यह कैरेक्टर वगैरह थोड़ी जादुई वगैरह है, लेकिन सभी बहुत ही मजेदार है। सो अब ज्यादा फालतू की बातें ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट ब्लू समुंदर का सबसे बड़ा लुटेरा गोल्ड रॉजर से, जिसको नौसैनिकों का उपसेनापति गार्प पकड़ता है और आगे कोई भी लुटेरा ना बन पाए, इसलिए गोल्ड रॉजर को पूरी पब्लिक के सामने लाके मौत की सजा देता है। लेकिन गोल्ड रॉजर मरने से पहले लोग उसके रास्ते पे चले, इसलिए वो पूरी पब्लिक के सामने उसने अपनी जिंदगी में चुराए हुआ खजाने का राज बता के पागलों की तरह हंसते हुए मर जाता है और वहाँ के सभी लोग गोल्ड रॉजर का खजाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। उसी को वो लोग वन पीस बोलते हैं। उसके बाद कहानी 22 साल आगे बढ़ती है। सबके साथ वन पीस ढूंढने की रेस में 17-18 साल का मंकी डी लूफी नाम का लड़का भी वन पीस ढूंढ के लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है और वो वन पीस ढूंढने अकेला ही निकलता है। लूफी उप सेनापति गार्प का ही पोता होता है और गार्प उसे अच्छा सेनापति बनाना चाहता है, लेकिन लूफी हमेशा से ही लुटेरा बनना चाहता है और उसकी एक बैक स्टोरी भी होती है। लूफी जब छोटा होता है तब उसके होम टाउन विंडमिल विलेज में एक रेड हेयर पायरेट शैंक्स अपनी टोली मतलब टीम के साथ आता है। वही लूफी और शैंक्स की मुलाकात होती है और शैंक्स और उसके साथी दिल के काफी अच्छे होने की वजह से लूफी उसी से इंस्पायर होके उसी की टोली में शामिल होना चाहता है, लेकिन शैंक्स उसे समझा के अपनी टोली में नहीं आने देता। तो एक दिन उसी बात को लेकर लूफी शैंक्स के साथ बहस करके उसके खजाने वाले कमरे में जाता है और वहाँ पे शैंक्स के बॉक्स में एक डेविल फ्रूट दिखता है, तो लूफी उसे खा के रबर जैसा बनता है। मतलब उसे फैंटास्टिक फोर के रीड भाव की तरह अपने हाथ पैर लंबे करने की पावर मिलती है। उसी बीच एक दिन फिर से लूफी की शैंक्स के साथ टोली में शामिल होने की बात पे बहस हो के वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। तभी वहाँ एक आदमी आके उसने पहले भी शैंक्स के साथ बदतमीजी की होती है, तो लूफी उसके साथ झगड़ा करके आदमी उसके साथ भी बदतमीजी करता है, तो शैंक्स उस आदमी को अच्छे से पेलता है, लेकिन वो आदमी लूफी को लेकर समुद्र में जाता है और वहाँ एक बहुत ही बड़ा समुद्री राक्षस आके दोनों को डुबाता है। तो वहाँ शैंक्स आके लूफी को बचाता है। साथ में शैंक्स के पास भी कुछ पावर होती है, तो वो राक्षस को वहाँ से भगाता है, लेकिन उस सारे कांड में शैंक्स का एक हाथ कट जाता है। उसके बाद शैंक्स और उसके साथी विंडमिल विलेज से वन पीस ढूंढने जाने से पहले शैंक्स लूफी से बात करके लूफी उसे मैं तुमसे भी अच्छा लुटेरा बन के मेरे भी अच्छे साथी होंगे और मैं वन पीस ढूंढ के लुटेरों का बादशाह बन जाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो शैंक्स भी थोड़ा इमोशनल होके उसे अपनी टोपी देके वहाँ से चला जाता है। तभी से लूफी के लिए वो टोपी जान से भी प्यारी हो के वन पीस ढूंढ के लुटेरों का बादशाह बनने का सपना बन जाता है। और थोड़ा बड़ा होने के बाद मतलब प्रेजेंट डे में लूफी वन पीस ढूंढने अकेले ही निकलता है, लेकिन पहले ही दिन ईस्ट ब्लू में उसकी नाव डूबने लगती है, तो वो लकड़ी के बक्से में घुस के तैरते हुए दो जहाजों के पास आ जाता है। वो दोनों जहाज फाइट कर रहे होते हैं। उसी में से एक जहाज की कप्तान अलविदा नाम की लुटेरी, जिसपे 50 लाख बेरीज का इनाम होता है। एक्चुअली इसमें इनके पैसों को बेरीज बोला जाता है। तो अलविदा दूसरे जहाज वालों को पेल के उन्हें लूटते लूटते लूफी का बक्सा भी अलविदा के जहाज पे आ जाता है। वहीं पे लूफी की मुलाकात अलविदा के गुलाम कोबी से होती है और वो अलविदा से आजाद होना चाहता है। तो लूफी अलविदा को पीछे से पेल के गोबी को आजाद कराता है। कोबी का अच्छा नौसैनिक बन के कमजोरों की मदद करने का सपना होता है और लूफी को पता चलता है, तो वो कोबी का सपना पूरा करने में मदद करने का हल्का सा वादा करता है। वन पीस ढूंढने के लिए ग्रैंड लाइन नाम की जगह पे जाना होता है, जहाँ पे कई तरह के जीव होते हैं, जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। साथ में ग्रैंड लाइन को लुटेरों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। एक्चुअली समुद्र ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, साउथ ब्लू और नॉर्थ ब्लू ऐसे 4 हिस्सों में बटा होता है और दुनिया भर में फैली जमीन की लकीर को रेड लाइन कहा जाता है। साथ में बीच वाली रेखा को ग्रैंड लाइन बोला जाता है और यही पे सब कुछ होता है। तो वन पीस ढूंढने के लिए भी यही जाना होता है, जिससे वहाँ जाने के लिए नक्शा चाहिए होता है। तो लूफी और कोबी ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने के लिए सेल्स टाउन जाने के लिए निकल पड़ते हैं और सेल्स टाउन में 153वीं मरीन ब्रांच होती है। वहाँ का कप्तान एक्स हैंड मॉर्गन होता है, जिसका एक हाथ लोहे की बड़ी कुल्हाड़ी का होता है। यहाँ सिक्सिस आइलैंड पे बेरॉक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का मिस्टर 7 नाम का आदमी लुटेरों का शिकारी रोरो नाओ जोरा को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कराने आता है। दोस्तों, सीरीज में बेरॉक वर्क्स के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन क्रोकोडाइल ने बना के वो ग्रैंड लाइन के अराबस्टा किंगडम को हासिल करना चाहता है। तो मिस्टर 7 जोरो को बेरॉक वर्क्स में शामिल होने को बोलता है और जोरो ना बोलता है, तो वो जोरो पे हमला करता है, लेकिन जोरो मिस्टर 7 को बड़े ही प्यार से पेल के मार देता है। जोरो लुटेरों का शिकारी होके उसके पास 3 तलवारें होती है और उसकी भी एक बैक स्टोरी होती है। लगभग 7 साल पहले शिमोत्सुकी गांव में जोरो तलवारबाजी सीखता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होता, तो वो चिड़ा चिड़ा रहता है,
जिससे एक दिन वही की तगड़ी तलवारबाज लड़की कुइना जोरो से उसकी कमजोरी के बारे में बात करती है। तो जोरो चिढ़ के हम लकड़ी की तलवार से फाइट करते हैं इसलिए मैं हार जाता हूँ ऐसा बोल के असली तलवार से फाइट करने को बोलता है, जिससे कुइना राजी होके अगले दिन जंगल में दोनों फाइट करते हैं। उस टाइम जोरो के पास 2 तलवारें होती है, फिर भी कुइना उसे बार बार हराती है। तो जोरो मैं तलवारबाज बनने के काबिल नहीं हूँ ऐसा बोलता है, जिसपे कुइना जोरो को समझाते हुए लड़के बड़े होने के बाद उनकी ताकत हाइट वगैरह बढ़ती है, जिससे तुम जल्द ही मुझसे भी बेहतर बनोगे ऐसा वैसा बोलती है। तो जोरो कुइना को मोटिवेट करके हम दोनों रोज प्रैक्टिस और फाइट करेंगे और दोनों में से एक दिन दुनिया का महान तलवारबाज बनेंगे ऐसा बोलता है। तो कुइना भी राजी होके दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं। उसके बाद रोज दोनों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक दिन किसी एक्सीडेंट में कुइना की मौत हो गई है ऐसी खबर मास्टर जोरो को देता है। तो वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर मास्टर के परमिशन से कुइना की तलवार अपने पास रख के कुइना के साथ किया महान तलवारबाज बनने का वादा उसे ही पूरा करना होता है और वही उसका सपना बन जाता है। साथ में जब जरूरत होती है तभी जोरो कुइना की तीसरी तलवार निकाल के फाइट करता है। तो प्रेजेंट डे में जोरो मिस्टर 7 को बड़े ही आसानी से पेल के उसके टुकड़े पोते में डाल के 9 सैनिकों से इनाम लेने वो भी सेल्स टाउन जाता है। ईस्ट ब्लू की एक जगह पे नामी नाम की लड़की नाव से तैरते हुए एक जहाज के पास आती है और वहाँ के 2 लोगों को बड़े ही प्यार से चूतिया बना के उनका जहाज चुराती है। अब नामी की भी एक बैक स्टोरी है। तो कुछ सालों पहले 9 सैनिकों का एक यूनिट लुटेरों को पकड़ने ओयकॉट किंगडम जाता है। वहाँ पे लुटेरों के साथ तगड़ी फाइट करके बेलमेर नाम की एक लेडी 9 सैनिक अपने यूनिट से बिछड़ जाती है। वहीं पे उसे फाइट से छुपी हुई नोजिको और नामी नाम की 2 लड़कियां मिलती है। तो बेलेमोर उनको गोद लेके कोनोमी आइलैंड के कोको विलेज में संतरों के बगीचे में रहने लगती है। लगभग 7-8 साल बीत के नामी थोड़ी बड़ी होती है और बाजार में उसे नक्शे की किताब पसंद आती है। तो नामी उस किताब को चुराती है, जिससे उसकी माँ बेल उस पे भड़क के नामी उसे हम सगे नहीं है ऐसा वैसा बोलती है। तो बेलमेर उसके कान पे बजा के सारी सच्चाई बताती है। उसके कुछ दिनों बाद कोको विलेज में फिशमैन एर्लोंग और उसकी टोली आती है। एर्लोंग एक समुद्री जीव होता है और उसे लगता है कि समुद्र सिर्फ फिशमैन का होके इंसान फिशमैन पे जुल्म करके उन्हें अपने कदमों में रखना चाहता है, जिससे एर्लोंग इंसानों से कुछ ज्यादा ही नफरत करता है। तो वो और उसकी टोली कोको विलेज में आके तोड़फोड़ करके इंसानों को ठोक के जिंदा रहने के लिए हर महीने कुछ बेरीज मतलब पैसे देने का ऑर्डर देता है और जो पैसे नहीं देता उसे वो मार देता है। तो बेरीज के लिए एर्लोंग नामी के घर पे भी आता है और बेलेमेर के पास 3 लोगों जितनी बेरीज नहीं होती। तो बेलमेर नामी और नोजिको के हिस्से की बेरीज दे के खुद एर्लोंग के हवाले होके एर्लोंग उसे बेरीज के लिए मार देता है, जिससे नामी कोको विलेज को एर्लोंग के चंगुल से आजाद करने के लिए उसके साथ 10 करोड़ बेरीज के बदले कोको विलेज का सौदा करती है और उसे नक्शा बनाने आते हैं। तो वो एर्लोंग को नक्शा बना के देती है। साथ में एर्लोंग को भी समुद्र पे राज करने के लिए नक्शों की जरूरत होती है। तो वो नामी का सौदा एक्सेप्ट करके उसे अपनी टोली में शामिल कराता है और 10 करोड़ बेरीज जमा करने के लिए वो चोरी वगैरह करती है। लेकिन नामी एर्लोंग के साथ मिलके ये सब क्यों कर रही है वो नोजिको के साथ किसी को भी नहीं बताती, जिससे पूरे गाँव वालों के साथ नोजिको भी नामी से नफरत करती है। और प्रेजेंट डे में जहाज चुरा के नामी एर्लोंग के लिए ही ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने सेल्स टाउन जाती है। अब लूफी और कोबी, रोरोनाओ, जोरो और नामी ये तीनों सेल्स टाउन में होते हैं। लूफी और कोबी होटल में खाना खाते खाते ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने का प्लान करते हैं। वहीं पे जोरो मिस्टर 7 के टुकड़े पोते में डाल के आता है और उसका झगड़ा एक सैंड मोर्गन के बेटे हेलमेम्पो के साथ होके जोरो हेलमेम्पो और उसके 9 सैनिक साथियों को जम के पेलता है। वही फाइट देख के लूफी जोरो को अपनी टोली में शामिल करना चाहता है और उसी फाइट के दौरान नामी वहाँ के एक 9 सैनिक को लाइन दे के उसे पेल के उसकी वर्दी चुराती है। जोरो हेलमेम्पो को पेलते पेलते उसे मोर्गन के बारे में पता चलता है। तो वो मोर्गन के पास मिस्टर 7 के टुकड़े लेके जाता है, लेकिन मोर्गन जोरो ने 9 सैनिकों को पेला इसलिए उसे कोई भी इनाम नहीं देता और उल्टा 9 सैनिक बनने का ऑफर या 7 दिन की जेल ऐसे 2 ऑप्शन देता है। तो जोरो 7 दिन की सजा स्वीकारता है, जिससे 9 सैनिक जोरो को बाहर धूप में बांध के रखते हैं और वहाँ हेलमेम्पो आके एटीट्यूड दिखा के तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे ऐसा वैसा बोलता है। लेकिन नक्शा ढूंढते हुए सुरंग से लूफी उसी जगह आता है और उसे जोरो दिख के वो उसे अपने टोली में शामिल होने की बात करके जोरो ना बोल के दुनिया का बेहतरीन तलवारबाज बनने का सपना बताता है। तो लूफी जोरो को आजाद करके वहाँ से नक्शा चुराने जाता है। यहाँ नामी भी 9 सैनिकों में शामिल होकर चुपके से नक्शे वाली रूम में जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा मोर्गन के ऑफिस वाली तिजोरी में है, जिससे वो उसे पहचानने वाले 9 सैनिकों को पेल के जा रही होती है। तभी वहाँ उनकी बातें सुन के लूफी आता है। तो नामी उसे हल्की सी धमकी देती है, लेकिन लूफी उसकी बातों पे ध्यान ना देके मोर्गन का ऑफिस ढूंढने लगता है, जिससे नामी भी उसके साथ मिलके दोनों ऑफिस ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने मोर्गन आता है, लेकिन नामी सैनिक की वर्दी में होती है, जिससे वो मोर्गन को आसानी से चूतिया बना के बातों बातों में पट से ऑफिस की चाबी भी
चुराती है और लूफी के साथ ऑफिस में जाके दोनों तिजोरी ढूंढ के उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ मॉर्गन को नामी ने जिसको पेला वो सारी बात बता के उसे चाबी नहीं दिखती तो वो अलार्म बजा के ऑफिस में जाता है, जिससे तिजोरी नहीं खुलती तो लूफी अपने हाथों को लंबा करके नामी के साथ तिजोरी को उखाड़ के खिड़की के बाहर कूदते हैं, लेकिन नौसैनिक उन्हें घेर के लूफी और नामी उन्हें पेलने लगते हैं। यहाँ जोरो की तलवारें हेलमेम्पो के पास होती है तो वो हेलमेम्पो के पास आके उसके हेयर्स काट के जा रहा होता है, लेकिन नामी और लूफी को नौसैनिकों के साथ फाइट करते देख कुछ सोचता है और वो भी उनके साथ मॉर्गन को ठोकने लगता है, लेकिन मॉर्गन उन्हें ही अपने लोहे के हाथ से अच्छे से पेलता है। तो लूफी और जोरो प्लान बना के जोरो तीसरी तलवार मुंह में पकड़ के मॉर्गन को हरा देते हैं। उसके बाद जोरो तिजोरी अकेले ही उठा के नामी के जहाज पे आते हैं और वहाँ हेलमेम्पो आता है तो पीछे से कोबी उसे पेल के मैं नौसैनिक बनने के लिए यही रुकूंगा ऐसा बोल के लूफी उसे उसका सपना पूरा करने के लिए वहीं पे छोड़ के थोड़ा इमोशनल होके नामी और जोरो के साथ तुम मेरी टोली हो ऐसा वैसा बोल के ग्रैंड लाइन के लिए निकल पड़ते हैं। तो जोरो और नामी हम तुम्हारी टोली नहीं है ऐसा वैसा बोलते हैं। अब ग्रैंड लाइन का नक्शा स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने चुराया है ऐसी खबर चारों तरफ फैल के लूफी टोपी पहनता है तो उसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स नाम से बुलाने लगते हैं। नक्शा चोरी की खबर उपसेनापति गार्प को लगती है तो वो बोरोक वर्क्स को ढूंढना छोड़ के तुरंत ही सेल्स टाउन आने के लिए निकलता है। यही खबर बगी को भी पता चलती है। एक्चुअली बगी एक जोकर होता है, इसने भी डेविल फ्रूट खाया होके ये अपने शरीर के किसी भी हिस्से को अलग कर सकता है, मतलब इसे काट नहीं सकते। साथ में 15-20 की उम्र में शैंक्स और बगी एक ही टोली में होते हैं और अब बगी पे 1.5 करोड़ बेरीज का इनाम होता है। नामी किसी तरह से तिजोरी खोल के वो खुशी से नक्शा देख के लूफी और जोरो को समुंदर और ग्रैंड लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो नामी उन्हें समुंदर 4 हिस्सों में वगैरह बटा है ऐसा वैसा बताती है। तभी उन पे बगी हमला करके तीनों को बेहोश करके किडनैप करता है, लेकिन बेहोश होने से पहले लूफी नक्शा अपने पेट में छुपाता है। बगी ऑरेंज शहर को पूरा बर्बाद करके वहाँ के लोगों को बंदी बना के लूफी को वगैरह ऑरेंज टाउन में अपने सर्कस के बीच लाके नक्शे के बारे में पूछताछ करता है। साथ में नामी और जोरो को दूसरे कमरे में बांध के रखता है। वहीं पे लूफी की टोपी देख के बगी शैंक्स का टॉपिक निकाल के वो मुझसे मेरा स्पॉटलाइट चुराना चाहता था, वो धोखेबाज है ऐसा वैसा बोलता है। तो लूफी बगी और शैंक्स एक दूसरे को जानते हैं ऐसा सोच के थोड़ा शॉक होता है और बगी पे गुस्सा करता है। यह सेल्स टाउन में कोबी को लगता है कि अगर उसने ग्रैंड लाइन के नक्शे की चोरी के बारे में किसी को बताया तो वो उसे नौसैनिक नहीं बनने देंगे, इसीलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बताता और नौसैनिकों में भर्ती हो जाता है। तभी वहाँ गार्प आके मॉर्गन उसे झूठी कहानी बता के नए सैनिक कोबी ने मेरे बेटे की जान बचाई ऐसा वैसा बताता है, जिससे गार्प को कोबी पे शक होने लगता है और वो उसे अपने ऑफिस में बुला के थोड़ा मोटिवेट करके थोड़ा डरा के पूछता है। तो कोबी सारी बात बता के उसका नाम लूफी बताता है, जिससे गार्प अगले दिन मॉर्गन को लटका के नौसैनिकों को मोटिवेट करता है और लूफी को वगैरह पकड़ने निकलता है, जिसमें कोबी और हेलमेम्पो भी शामिल होता है। लूफी बगी को नक्शे के बारे में कुछ भी नहीं बताता तो बगी उसे समुंदर के पानी में कैद करता है। एक्चुअली डेविल फ्रूट खाने वालों की शक्तियां समुंदर के पानी में नहीं चलती, मतलब अगर उनके ऊपर समुंदर का पानी डाल दिया जाए तो वो पानी जब तक रहेगा तब तक शक्तियां काम नहीं करती। उसी वजह से लूफी तड़पने लगता है। तभी नामी और जोरो लोंडो को पेल के नामी लूफी को आजाद करा के जोरो बगी को पेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने शरीर को अलग कर सकता है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता और वो लूफी, जोरो और नामी को अच्छे से पेलता है। तभी लूफी को वहाँ पे बहुत सारे बॉक्स दिखते हैं, जिससे वो नामी और जोरो को बता के बगी के शरीर के टुकड़ों को उन बॉक्स में बंद करा के बगी का सिर्फ मुंह और हाथ पैर के पंजे बचते हैं। साथ में लूफी लंबे हाथों से बगी को बाहर फेंकता है और ऑरेंज टाउन वालों को आजाद कराता है। तो नामी थोड़ी इमोशनल होती है और फिर वो वहाँ से ग्रैंड लाइन के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे नामी चुपके से एयरलॉन्ग को समुद्री फोन से कॉल करके नक्शा मिलने की खबर देती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जोरो की वजह से जहाज में छेद होके पानी भरने लगता है, जिससे नामी उस पे चिल्ला के अब नया जहाज चाहिए होता है। तो वो जहाज डूबने से पहले पास वाले ग्रेको आइलैंड पे जाते हैं। यहाँ को भी पहले से अलविदा के जहाज पे काम कर चुका होने की वजह से गार्प के जहाज पे अच्छा काम करता है, जिससे खुश होके गार्प उसे अपने साथ रख के लुटेरों को पकड़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो हेलमेम्पो को जलन होने लगती है। बगी किसी तरह से अपने शरीर को ढूंढता है। तभी उसने ऑरेंज सिटी को लूटा होता है तो वहाँ एयरलॉन्ग आके अपना हिस्सा मांगने लगता है। तो बगी उसे लूफी के बारे में बता के उसने ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराया है ऐसा बताता है। तो एयरलॉन्ग बगी के शरीर को कैद करके उसके सर को अपने पास रख के वो भी लूफी को ढूंढने लगता है। गेको आइलैंड के साइरप विलेज पे जहाज ढूंढते हुए लूफी वगैरह के वहाँ लूफी को एक भेड़ के मुंह वाला जहाज पसंद आता है और उसी की साफ सफाई करने वाला लड़का उसोप से लूफी की मुलाकात होती है। उसोप का पिता यासोप उसोप छोटा होता है तभी शैंक्स की टोली में शामिल होके चला जाता है और उसकी माँ भी मर जाती है। तो उसोप बचपन से ही गाँव वालों को लुटेरे आने की
झूठी खबर देके कहानियां बनाता है जिससे उस पे धीरे धीरे कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन उस आइलैंड की मालकिन मिस काया ज्यादातर बीमार और अनाथ होती है तो उसे उसोप की कहानियां बहुत ही पसंद होती है और वहाँ पे उसका जहाज बनाने का बिजनेस हो के भेड़ के मुंह वाला जहाज भी काया का होता है। लूफी उस जहाज को खरीदने की बात करता है तो उसोप उन्हें चुपके से काया से मिलवाने ले जाता है। उसी दिन काया का बर्थडे भी होता है लेकिन काया के नौकर क्लेहाडोर पे जोरो को शक होने लगता है। एक्चुअली क्लेहाडोर ब्लैक कैट पायरेट्स का कप्तान कुरो होता है। उसके पास बहुत तेज भागने की मतलब अपने फ्लैश की तरह पावर होती है जिसपे 1,60,00,000 बेरीज का इनाम भी होता है। और कुरो अपने साथी श्याम और बूची के साथ काया के घर पे नौकर बन के रह रहा होता है क्योंकि काया 18 साल की होने के बाद उसकी सारी संपत्ति अपने नाम पे कर सके। और उसी वजह से कुरो काया को वो 12-13 साल की होती है तब से दवाई देके काया को बीमार रखता है। और अभी उसके बर्थडे पे वो 18 की होने वाली होती है तो बूची और श्याम उसके लिए जहर वाली खीर बनाते हैं। लेकिन उसी दिन उसोप लूफी को वगैरह काया के पास लाता है। वहीं पे बातों बातों में उसोप के पिता यासोप के बारे में पता चलता है तो लूफी मैं यासोप को जानता हूँ ऐसा वैसा बताता है। काया का बर्थडे होने की वजह से वो उसोप और लूफी को वगैरह अपने घर पे रुकने को बोल के उन्हें पार्टी देती है जिससे क्लाहाडोर को प्रॉब्लम होती है। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद सब सोने जाते हैं लेकिन जोरो को शराब चाहिए होती है तो वो उसोप के साथ नीचे के तहखाने में जाता है तो वहाँ क्लाहाडोर ने काया के नौकर मेरी को मारा हो के वो जोरो को दिखता है जिससे कुरो जोरो को पेल के उसके साथ ही जोरो को कुएं में फेंकते हैं। लेकिन उसोप बच के निकल जाता है और सबको बताने लगता है लेकिन वो हमेशा झूठ बोलने की वजह से उस पे कोई भी यकीन नहीं करता जिससे वो सारी बात बताने काया के पास जाता है। यहाँ नामी काया के घर का सामान चोरी करते करते काया के कमरे में आती है और काया को सब समझ जाता है फिर भी वो उसे कुछ भी ना बोल के बात करके दोनों इमोशनल होती है और नामी सामान रख के चली जाती है। किचन में लूफी खाना खाने आके उसे वो खीर दिखती है तो वो पूरी खीर खाता है जिससे वो बेहोश होके वहाँ उसे ढूंढते हुए नामी भी आती है। लेकिन तभी वहाँ कुरो वगैरह आता है तो नामी वहीं पे छुप जाती है और कुरो की वगैरह सारी बातें सुनती है। उसी गाँव में नौसैनिक भी लूफी को ढूंढते हुए आके कोबी और हेलमेम्पो काया के घर पे आते हैं तो कुरो दिमाग लगा के उन्हें बेहोश लूफी को देता है। उसोप चुपके से काया के पास आके कुरो के बारे में बताता है लेकिन उसे ये भी कहानी लगती है और वो उस पे भरोसा ना करके थप्पड़ लगाती है। फिर भी उसोप मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा ऐसा बोल के वहीं पे रुकता है। तभी नामी श्याम को पीछे से पेल के वो भी काया के पास आके कुरो की सच्चाई बता के वो ही तुम्हें बीमार रखता था ऐसा वैसा बताती है। तभी 12 बज के काया 18 साल की हो जाती है जिससे अब कुरो काया को बिंदास होके मार सकता है। तो कुरो काया के बाप ने बनाए हुए घर के लोहे के दरवाजे लगा के काया को ठोकने जाता है लेकिन वो दरवाजे खोलने का सिस्टम काया के पिता के कमरे में भी होता है तो उसोप काया और नामी छुपते हुए उस कमरे में जाते हैं। जोरो को होश आके वो किसी तरह से कुएं के बाहर निकल के पट से काया के पास जाने लगता है। तभी रास्ते में कोबी लूफी को ले जाते दिखता है। वहीं पे लूफी उल्टी करके उसे भी होश आता है तो वो कोबी को समझाने लगता है लेकिन हेलमेम्पो नहीं समझता तो जोरो उसे पेल के लूफी के साथ काया के घर आके लोहे का दरवाजा उठा के दोनों अंदर जाते हैं। कुरो काया के पास आके उन्हें ठोकने ही वाला होता है कि वह लूफी आके उसके साथ तगड़ी फाइट करता है और थोड़ा दिमाग लगा के कुरो को जम के पेलता है तो कुरो वहाँ से भाग जाता है। वही जोरो श्याम और बूची को अच्छे से पेल के उन्हें बांध के रखता है। और फिर अगले दिन काया उन्हें वो जहाज दे के मेरी के बारे में बताती है तो लूफी उस जहाज का नाम द गोइंग मेरी रखता है। साथ में उसोप को भी अपनी टोली में शामिल होने को बोल के काया भी उसे मोटिवेट करके उसोप उनकी टोली में शामिल होके सब वहाँ से नए जहाज से चले जाते हैं। यहाँ कोबी गार्प से माफी मांगता है लेकिन गार्प को लूफी का जहाज दिख के वो कोबी को तुमने उन्हें बाहर निकाला ऐसा बोल के लूफी के जहाज पे हमला करता है। तो लूफी गार्प को देख के शॉक होके दादाजी बोलता है जिससे जोरो वगैरह शॉक होते हैं। साथ में उन्हें तोप वगैरह नहीं चलानी आती और गार्प उन्हें चेतावनी दे के खुद के हाथों से गोला बारूद लूफी के जहाज पे चलाता है। तो लूफी गुब्बारा बन के उन्हीं का गोला बारूद उन्हीं के जहाज पे मार के जहाज की पाल टूट जाती है तो गार्प गुस्से में पागलों की तरह हंस के लूफी की तारीफ करता है। वही लूफी वगैरह खुश होकर नौसैनिकों से दूर धुएं में छुप जाते हैं। वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता लेकिन लूफी को खाने की खुशबू आके वो सूंघते हुए बाराटी नाम के होटल में आके लूफी सबको लेकर खाना खाने जाता है। उस होटल का मालिक जेप होता है। उसका एक पैर टूटा होके वो पहले कुक पायरेट्स का कप्तान होता है। साथ में होटल का कुक सांजी नाम का लड़का होता है जो काफी अच्छी फाइट करता है। अब जेप और सांजी की भी एक बैक स्टोरी है। 9 सालों पहले ईस्ट ब्लू के एक पैसेंजर शिप में सांजी खाना बनाने का काम करता है और वो हमेशा आल ब्लू नाम की जगह पे बेहतरीन मसाले वगैरह मिलते हैं ऐसी ही बातें करता है। तभी एक दिन उस जहाज पे रेड लेग जेप हमला करके सबको पेलता है लेकिन सांजी का खाना देख के और उसके मुंह से आल ब्लू की बातें सुन के थोड़ा शॉकिंगली उससे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ तूफान आके सब लोग मर के जेप और सांजी एक बड़े से पत्थर पे पहुँचते हैं जिससे दूसरा कोई जहाज आने तक उन्हें वेट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। तो
तो जेप सांजी को एक छोटी थैली में खाना देके पत्थर की दूसरी तरफ भेजता है और अपने पास बड़ी थैली रखता है। लगभग 70 दिन होने के बाद सांजी का पूरा खाना खत्म होके उसे जोरदार भूख लगती है। तो वो जेप के पास बड़ी थैली थी तो उसके पास खाना होगा, अगर उसने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं उसे मार दूंगा, ऐसा सोच के जेप के पास जाके उसकी थैली देखता है तो उसमें खाने के बजाय सिर्फ सोना चांदी होता है, जिससे सांजी शौक होके उसकी तरफ देखता है तो जेप ने खुद का पैर काट के खाया होता है, जिससे सांजी शौक होके उससे ये सब क्यों किया ऐसा वैसा पूछता है। तो जेप उसे मैंने जिंदगी भर आल ब्लू को ढूंढा और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारा भी वही सपना है इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है ऐसा बता के अब मेरा सपना तुम पूरा करके आल ब्लू को ढूंढना ऐसा बोलता है। और तभी से सांजी का आल ब्लू ढूंढने का सपना बन के दोनों किसी तरह से बच के बाराटिया होटल शुरू करते हैं। लेकिन सांजी ने बनाया नया नया खाना जेप को पसंद नहीं आता और दोनों में हमेशा बहस होती रहती है। तो जेप वगैरह बाराटिया आके वहाँ मस्त खाना शराब वगैरह जम के खाते पीते हैं, लेकिन लूफी के पास पैसे नहीं होते तो उसे वहाँ के बर्तन मांजने हो के वो अंदर प्लेट धोने जाता है और वहीं पे उसे सांजी के खाना बनाने के टैलेंट के बारे में पता चलता है। उसी होटल से नामी नक्शा लेके भागने का प्लान करती है, लेकिन जोरो को पता चल के वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। या फिर से गार्प से बच के लूफी वगैरह भाग जाता है तो गार्प चुपके से समुंदर के 7 सौदागरों में से एक महान तलवारबाज ड्रैकुल मिहाविक को कॉल करके लूफी को जिंदा पकड़ने का काम देता है। एक्चुअली विश्व सरकार ने 7 सौदागरों के साथ डील की हुई होती है, जिससे वो सरकार के साथ काम करके उन्हें कोई भी काम करने की आजादी होती है। तो गार्प ने मिहाविक को काम देने की वजह से मिहाविक लूफी को ढूंढते हुए वो भी बाराटिया आता है, लेकिन उसकी मुलाकात लूफी से पहले जोरो से होती है, जिससे जोरो मिहाविक को पहचान के दुनिया का महान तलवारबाज बनने का सपना पूरा करने के लिए मिहाविक को फाइट की चुनौती देता है, जिसे मिहाविक एक्सेप्ट करता है, जिससे नामी की वगैरह फट जाती है और वो लूफी को बुला के जोरो को समझाने लगती है। लेकिन लूफी वो जोरो का सपना होता है तो उसे नहीं रोकता, जिससे नामी बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहाँ से नक्शा लेके जाने की तैयारी करती है, लेकिन इमोशनल होके वो वहाँ से नहीं जाती। उसके बाद अगली सुबह मिहाविक और जोरो की तगड़ी फाइट होती है, जिसमें मिहाविक अपने गले में रखे लॉकेट की छोटी सी तलवार से जोरो को बड़े ही प्यार से हराता है और वो अच्छी फाइट करता है तो सम्मान की मौत देने के लिए अपनी बड़ी तलवार योरू निकालता है, जिससे जोरो भी अपनी तीसरी तलवार निकालता है। लेकिन योरू के एक वार से ही जोरो की 2 तलवारें पूरी तरीके से टूट जाती है, जिससे जोरो आत्मसमर्पण करके मिहाविक उसे घायल करके लूफी को भी उसका सपना पूछता है और लूफी वन पीस ढूंढ के लुटेरों का बादशाह बनने का सपना बताता है। तो मिहाविक जोरो के साथ लूफी को भी एक मौका दे के जोरो तुम ठीक और ताकतवर बन के मुझे ढूंढ के फाइट करना ऐसा बोल के चला जाता है। तो जोरो लूफी को अब से मिहाविक को हरा के महान तलवारबाज बनने तक मैं कभी भी नहीं हारूंगा ऐसा वादा करके बेहोश होता है। साथ में उसका घाव बहुत बड़ा होता है तो लूफी घबरा के और इमोशनल होके वो बाराटिया में जेप से मदद मांगने जाता है। तो सांजी और जेप जोरो के पास आके मछली को जोरो से घाव भरने के लिए लगा के इसका बचना मुश्किल है, लेकिन तुम इसका साथ मत छोड़ना ऐसा बोल के चला जाता है। तभी वहाँ पे सांजी लूफी को अपनी कहानी और अपने सपने के बारे में बताता है। मिहाविक गार्प के पास आके उसे समझ जाता है कि लूफी गार्प का पोता है, तो वो गार्प को लूफी काफी दिलचस्प लड़का है और ग्रैंड लाइन पे जाने के बाद वो क्या करता है वो सब मैं देखना चाहता हूँ ऐसा बोल के चला जाता है, जिससे गार्प बहुत गुस्सा हो कि उनकी सारी बातें को भी चुपके से सुन के गार्प के साथ बात करके समझा के लूफी हमेशा से लुटेरा बनना चाहता था ऐसा वैसा बताता है। तो गार्प सभी सैनिकों को बुला के मोटिवेट करके अब हम भी सख्ती से काम करेंगे और लुटेरों को कड़ी सजा देंगे ऐसा बोल के लूफी को ढूंढने निकलते हैं। जोरो को होश नहीं आता तो नामी लूफी वगैरह सब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। उसी बीच एयरलॉन्ग बगी की मदद से लूफी को ढूंढते हुए बाराटिया आता है और सबको डरा के लूफी के बारे में पूछता है। एयरलॉन्ग लूफी को ढूंढ रहा है ऐसा नामी को पता चलते ही वो लूफी को बता के वहाँ से जाने की बात करती है, लेकिन लूफी मेरी वजह से बाराटिया को बर्बाद नहीं होने दूंगा ऐसा बोल के एयरलॉन्ग के पास जाता है। तो एयरलॉन्ग लूफी को नक्शा मांगता है और वो नहीं देता तो जेप और सांजी को पेलता है, जिससे लूफी भी एयरलॉन्ग को जम के पेलता है, जिससे एयरलॉन्ग लूफी के ऊपर समुद्र का पानी डाल के उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ नामी इमोशनल होके अपने दोस्तों को बचाने के लिए नक्शा लेके आती है और एयरलॉन्ग को डेविल फ्रूट खाने वाले इंसान से तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा बोल के नक्शा मिल गया है ऐसा बोलती है, जिससे एयरलॉन्ग लूफी को समुद्र में फेंक के एयरलॉन्ग के साथ नामी भी चली जाती है। तभी सांजी लूफी को पानी से बाहर निकाल के लूफी कुछ ज्यादा ही उदास होके जोरो के पास आके उदास वाली बातें करता है। तभी जोरो को होश आता है तो लूफी बहुत ही खुश होता है। साथ में नामी एयरलॉन्ग के साथ काम करती है, इसका लूफी को यकीन ही नहीं होता और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, जिससे वो फाइट के दौरान बगी का मुंह चुराया था उसकी मदद से नामी को ढूंढने जाते हैं। जेप भी सांजी के साथ झगड़ा करके उसे भी लूफी के साथ जाने को बोल के सांजी लूफी की टोली में भर्ती होके जेप के साथ इमोशनल बात करके वो भी उनके साथ जाता है। लूफी के जाने के बाद
बाराटिया में उसे ढूंढते हुए गार्प वगैरह आके लूफी के बारे में पूछता है, लेकिन जेफ वहाँ खाना और पैक ला के गार्प के साथ पुरानी बातें करके जमाना नई पीढ़ी का है, लूफी गोल्ड रोजर की तरह है, ऐसा वैसा बोलता है। लेकिन वहीं पे कोबी और हेलमेम्पो पैक लगाने जाता है तो वहाँ का वेटर उन्हें लूफी का पता बता के वो गार्प को बता के सब कोनोमिया आइलैंड जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ नामी एयरलॉन्ग वगैरह एयरलॉन्ग पार्क में आके नामी उसे नक्शा दे के एयरलॉन्ग जानबूझकर वसूली करने नामी को उसी के गाँव कोको विलेज भेजता है। वहाँ पे लूफी वगैरह आया होता है और सब लोग नामी से नफरत करके नामी वसूली के पैसे एयरलॉन्ग को दे के उसने किया हुआ वादा याद दिला के 10 करोड़ बेरीज तैयार है ऐसा बोलती है। तो एयरलॉन्ग थोड़ा शॉक होके तुम बेरीज लाओ मैं कोको विलेज आजाद करूंगा ऐसा बोलता है। तो नामी ने 10,000 करोड़ बेरीज अपनी माँ के कब्र में छुपाए थे वो लाने जाती है, लेकिन एयरलॉन्ग उसके पीछे कोनोमिया आइलैंड के नौसैनिक ऑफिसर नजुमी को उसके पीछे भेजता है। यहाँ गाँव में नामी के बारे में जानने के लिए लूफी वगैरह उसकी बहन नोजिको के पास आके सांजी उसे टेस्टी खाना खिलाने का वादा करके खाना खाते खाते नोजिको नामी के बारे में बता के उसने हमें धोखा दिया है ऐसा वैसा बोल के बाहर टहलने जाती है। तो वहाँ नामी चोरी किए हुए 10,000 करोड़ बेरीज निकालते देख नोजिको उसके साथ झगड़ा करती है। तो नामी वो ये सब क्यों कर रही है वो सारी सच्चाई बताती है। तो नोजिको उससे माफी मांगती है, लेकिन तभी वहाँ नजुमी आके नामी के सारे पैसे जब्त करता है, जिससे नामी बहुत रो के उसे एयरलॉन्ग ने भेजा है ऐसा समझ के बहुत ही चिढ़ के चाकू से उसकी टोली का टैटू निकाल के रोती है। तभी वहाँ लूफी आके एयरलॉन्ग को ठोकने का ठान लेता है। यहाँ एयरलॉन्ग अपने फिशमैन साथियों को मोटिवेट करके कोको विलेज को जलाता है, लेकिन नोजिको गाँव वालों को नामी के बारे में बता के वो भी एयरलॉन्ग के साथ लड़ने के लिए राजी होते हैं। लेकिन नामी वगैरह सबको समझा के लूफी और उसकी टोली ही एयरलॉन्ग पार्क में जाके हमला करके नामी और लूफी नक्शे वाले कमरे में जाते हैं। तो जोरो सांजी वगैरह फिशमैन को पेलने लगते हैं। नक्शे वाले कमरे से नामी ग्रैंड लाइन का नक्शा लेके जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एयरलॉन्ग आके मैं नामी ने बनाए नक्शों से सिर्फ ईस्ट ब्लू पे ही नहीं पूरे समुद्र पे राज करूंगा ऐसा वैसा बोलता है। तो लूफी एयरलॉन्ग का हथियार तोड़ के एयरलॉन्ग को फाइट में उलझा के नामी को वहाँ से भेज के एयरलॉन्ग के साथ तगड़ी फाइट करता है, लेकिन लूफी एयरलॉन्ग को नहीं हरा सकता ऐसा समझ में आता है। तो लूफी एयरलॉन्ग ने बनाया एयरलॉन्ग पार्क तोड़ के बर्बाद करने लगता है, साथ में तगड़ी लंबी टांग से एयरलॉन्ग को नीचे पार्क में दफन करता है, जिससे पूरा पार्क नीचे गिरता है, उसमें लूफी भी दबता है। तो नामी वगैरह उदास होती है, लेकिन थोड़ी देर में लूफी वहाँ से निकल के सब खुश होके हंसने लगते हैं। उसके बाद रात को कोको विलेज वाले मस्त पार्टी करके सांजी सबको टेस्टी खाना खिलाता है। वहीं पे उसोप लोगों को अपनी कहानियां सुना के लूफी उसकी तारीफ करता है। तभी वहाँ गार्प नौसैनिकों के साथ आके उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोबी और हेलमेम्पो गार्प का ऑर्डर नहीं मानता। वहीं पे गार्प लूफी से बात करके फाइट करके लूफी को जम के पेलता है। फिर भी लूफी मैं ग्रैंड लाइन पे जाके वन पीस ढूंढूंगा और लुटेरों का बादशाह बनूंगा ऐसा बोल के हंसता है। तो गार्प को गोल्ड रोजर की याद आके वो लूफी को छोड़ता है, साथ में सभी सैनिकों को एयरलॉन्ग की टोली पकड़ने को भेज के नामी नजुमी को दनका देती है और फिर गार्प लूफी से इमोशनल बात करके चला जाता है। अगले दिन कोबी लूफी के पास दोस्त बन के आता है और उसका पोस्टर दिखा के अब लूफी पे 3 करोड़ बेरीज का इनाम होता है। तो लूफी खुश होके कोबी इमोशनल होके चला जाता है। लूफी की इनामी तस्वीर देख के सब खुश होते हैं। वहीं पे बगी के साथ अलविदा मिल जाती है। गार्प का ऑर्डर नहीं माना तो कोबी और हेलमेम्पो उससे माफी मांग के गार्प उन्हें खुद ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। यहाँ मिहाविक लूफी का पोस्टर लेके सैंक्स के पास आके सैंक्स मिहाविक के साथ मजाक करके मिहाविक लूफी का पोस्टर दिखाता है। तो सैंक्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जहाज पे लूफी वगैरह संतरे के पेड़ पकड़ते हैं तो नामी खुश होके नामी वगैरह भी लूफी के लिए जहाज पे उनका झंडा लगाते हैं। तो लूफी बहुत खुश होता है और वो ग्रैंड लाइन के लिए निकलते हैं, लेकिन नक्शे पे एक छोटी नदी पहाड़ के ऊपर जाते दिखती है। तो नामी थोड़ी परेशान होती है और फिर सब इकट्ठा होके बक्से पे पैर रख के अपने अपने सपने बता के खुश होते हैं। यहाँ एक सुनसान जगह पे अनजान आदमी लूफी का पोस्टर देख के सिगरेट से जलाता है। आई थिंक वो स्मोकर होगा और इसी तरह से वन पीस सीरीज खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।